समधन जी, आज इस खूबसूरत दिन मैं आपके साथ एक ज़रूरी बात पक्की करने आई हूँ। आइए समधन जी, बैठिए। मेरी बेटी कविता के लिए आपके मन की जो भी इच्छा है, अब उसे ज़ुबान पर ले ही आइए। आपकी बेटी कविता मुझे बहुत पसंद आई है। मैं उसे अपने घर की बड़ी बहू बनाना चाहती हूँ। ये तो मेरे लिए बेहद खुशी की बात है समधन जी। आपका बेटा विक्रम भी तो बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव का इंसान है। हाँ समधन जी, विक्रम अपना काम बहुत मन लगाकर करता है। कविता मेरे घर आएगी तो माँ के लाड़ प्यार में सुखी रहेगी। आपके जैसे अच्छे परिवार में बेटी की शादी कर पाने से मेरी खुद की भी सारी चिंता दूर हो जाएगी। तो फिर अब देर करने से क्या फायदा समधन जी। हम अगले महीने के किसी शुभ दिन शादी की तारीख तय कर लेते हैं। आप जो भी कहेंगी उसमें मेरी पूरी सहमति है समधन जी। मैं आज से ही शादी की सारी तैयारियां शुरू कर रही हूँ। अच्छा समधन जी, अब मैं चलती हूँ। घर के बाकी लोगों को भी इस खुशी की खबर देनी है। कविता, तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। आज तेरी शादी बिल्कुल पक्की करके आई हूँ। ये क्या कह रही हो माँ? अचानक से मेरी शादी तय कर दी? लेकिन तुमने किस घर में मेरा रिश्ता तय किया है माँ? गांव की उस अमीर और सम्मानित शांति देवी के बड़े घर में तेरी शादी तय की है। तू वहाँ बहुत सुखी रहेगी। माँ, मैं तो हमेशा से हमारे इस छोटे और शांत घर के अकेले माहौल में रहने की आदी रही हूँ। इतने बड़े घर में जाएगी तो तुझे एक पूरा परिवार मिलेगा। चारों तरफ के लोगों के प्यार से तेरा दिन बहुत आनंद में बीतेगा। लेकिन माँ, इतनी बड़ी हवेली का गृहस्थी का काम मैं अपनी इस कम उम्र में अकेले दम पर संभाल पाऊंगी क्या? बिल्कुल संभाल पाएगी कविता। हम भी तो एक दिन दूसरे घर से नई बहू बनकर इसी संसार में आए थे। आप लोगों की उस जमाने की पुरानी मेहनत की बात अलग थी माँ। मेरे अपने मन के अंदर न जाने क्यों एक डर सा लग रहा है। तू अपने दिल को इस तरह से कमजोर मत कर कविता। अपनी बुद्धि और प्रतिभा से तू सारा काम संभाल लेगी। कविता, तुम अपने मन के अंदर अब कोई भी डर या झिझक मत रखना। माँ, इस बड़ी हवेली का नया माहौल देखकर मेरे मन को थोड़ा अजीब लग रहा है। आज से ये पूरा घर पूरी तरह से तुम्हारा है। तुम जैसे कहोगी सारा काम बिल्कुल वैसे ही चलेगा। हाँ भाभी, माँ ने बिल्कुल 100% सच बात कही है। हम तुम्हारी 2 नंदे और एक जेठानी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये सब बहुत ही अच्छे और सीधे सरल दिल के इंसान है कविता। तुम्हें यहाँ तालमेल बैठाने में बहुत सुविधा होगी। भाभी, तुम्हारा ये प्यारा सा चेहरा देखने में सचमुच बहुत ही सुंदर लग रहा है। आज से हम दोनों मिलकर सहेलियों की तरह रहेंगे। तुमने बहुत प्यारी बात कही पूजा। आप लोगों का ये अपनापन देखकर मेरे मन के अंदर का सारा डर गायब हो गया। तो फिर अब इस तरह से गुमसुम मत बैठी रहो भाभी। चलो, तुम्हें हमारे घर की बाकी सारी जगह दिखा लाती हूँ। अरे कविता, तुम आज शाम के सुहावने मौसम में इतनी शांत होकर अकेले ये मायूस सा चेहरा लिए जमीन की तरफ क्यों देख रही हो? क्या बात है? अरे नहीं विक्रम, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मैं तो बस शांत मन से इस कमरे की खुली खिड़की के पास बैठी हूँ। देखो, तुम मेरी आंखों को अपनी इन बातों से ना धोखा नहीं दे पाओगी कविता। क्या तुम्हारी तबीयत अचानक खराब हो गई है क्या? क्या बात है? नहीं विक्रम, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। असल में आज सुबह से मुझे अपने मायके की बहुत याद आ रही है। ओ, बस इतनी सी बात। तुम अपने दिल को इस तरह से तकलीफ देकर कमजोर मत करो कविता। इस नई हवेली के चारों तरफ की भागदौड़ और घर के इतने बड़े काम को संभालते संभालते मेरे मन को न जाने कैसा लग रहा है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कविता, इतने बड़े परिवार का सारा काम अकेले हाथ से व्यवस्थित करने में तुम्हें थकान हो रही है ना? तुम अपने मन के अंदर कोई परेशानी मत रखो विक्रम। तुम बाहर का अपना काम मन लगाकर अच्छे से करो। हाँ कविता, मैं कल ही इसका कोई ना कोई अच्छा इंतजाम करता हूँ। तुम अपने चेहरे की मुस्कान को इस तरह से फीका मत पड़ने दो, समझ गई? अरे दामाद जी,
आप आज इतनी सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी में हमारे इस गरीब घर में क्यों आए? माँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, प्रणाम स्वीकार करें। आज एक बहुत ही ज़रूरी काम की वजह से आपके इस छोटे से आंगन में इतनी जल्दी भाग कर आया हूँ। क्यों दामाद जी, घर में सब ठीक तो है ना? मेरी लाडली बेटी कविता सुखी तो है ना बेटा? माँ, कविता ठीक है, लेकिन इन पिछले कुछ दिनों से घर के काम के दबाव में ना वो अपने मन के अंदर की हिम्मत खोती जा रही है। ओ माँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ दामाद जी? कविता तो मायके में भी दिन रात एक करके घर का सारा काम खुशी खुशी अकेले ही निपटा लेती थी। हाँ माँ, लेकिन हमारी उस हवेली के चारों तरफ की तरह तरह की जिम्मेदारियां संभालते हुए वो बिल्कुल गुमसुम होकर दिन काट रही है। तो क्या उस बड़े घर के माहौल में और लोगों की भीड़ में मेरी बेटी का मन घबरा रहा है बेटा? हाँ माँ, वो आपके लिए दिन रात मन उदास करके बैठी रहती है। अगर आप आज हमारे घर पे अचानक आ जाएंगे तो उसे बहुत खुशी होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दामाद जी, मैं आज दोपहर ही घर आऊंगी आपके। अरे माँ, तुम आज इस भरी दोपहर में हमारे घर कैसे आ गई? तेरे इस चेहरे की खूबसूरत मुस्कान देखने आ गई बेटी। आइए समधन जी, हमारे घर में आपका आना बड़े भाग्य की बात है। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? आपके घर आकर तो मेरा दिल खुश हो गया। कविता बेटी, तुम यहाँ खड़ी मत रहो, रसोई से समधन जी के लिए अच्छी मिठाई और ठंडा पानी लेकर आओ। हाँ माँ जी, मैं इनके लिए सारा भोजन सजा कर लाती हूँ। माँ, तुम इस बरामदे की सुंदर कुर्सी पर आराम से बैठो। कविता, तू इतनी हड़बड़ी में काम के लिए परेशान मत हो। आज दामाद जी ने मुझसे आने के लिए कहा तो मैं आ गई। ये क्या कह रही हो माँ? क्या विक्रम ने तुम्हें मेरी उदासी की बात बता दी? विक्रम, मेरे शरीर में न जाने कैसा कष्ट हो रहा है। पूरा बदन तेज बुखार से बुरी तरह तड़प रहा है। तुम बस अपनी हिम्मत बनाए रखो कविता। मैं अभी तुरंत दूसरे कमरे से माँ और सासू माँ को जल्दी से बुलाकर लाता हूँ। रुको। अरे माँ, ये क्या हो गया विक्रम? शाम तक तो बहू बिल्कुल ठीक थी, घर का सारा काम अकेले अपने हाथों से निपटा रही थी। समधन जी, इस बरसात के दिनों में ज्यादा काम का बोझ बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से ही शायद मेरी बेटी को बुखार हो गया। माँ, आप दोनों अब वहाँ खड़ी रहकर समय बर्बाद मत कीजिए। कुएं का ठंडा पानी लाकर कविता के माथे पर पानी की पट्टियां रखने का इंतजाम कीजिए। जल्दी कीजिए, जल्दी। हाँ बेटा, मैं रसोई से साफ सूती कपड़ा और ठंडे पानी का लोटा लेकर आती हूँ। विक्रम, अब तू जल्दी जा और वैद्य जी को लेकर आ। माँ, आप लोगों को मेरी इस मामूली सी बीमारी के कारण आधी रात को इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, ये देखकर मुझे खुद बहुत शर्म आ रही है। समधन जी, आज एक बहुत ही जरूरी बात मैं आपको साफ साफ कहने आई हूँ। आइए समधन जी, बैठिए। सुबह सुबह ऐसा उतरा हुआ मुंह लिए आप कौन सी समस्या की बात कर रही हैं? जरा बताइए तो। मैंने आपके इतने बड़े घर में अपनी इकलौती बेटी कविता को बड़े अरमानों से ब्याहा था। हाँ समधन जी, कविता तो हमारे घर की जान है। उसके बीमार होकर बिस्तर पर रहने से हमारा पूरा घर सूना सूना हो गया। मेरी बेटी अभी बहुत बीमार है समधन जी। अभी कुछ दिनों तक वो रसोई का कोई काम नहीं कर पाएगी। वो बीमार है, इसका मतलब ये नहीं कि रसोई का सारा कामकाज पूरी तरह रुक जाएगा। मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रही हूँ समधन जी। कविता के बदले कविता के हिस्से का सारा काम आज से मैं खुद अकेले हाथों से कर दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? आप तो हमारी हवेली की सम्मानित और आदरणीय मेहमान हैं। लेकिन समधन जी, मेरी बेटी उधर कमरे में तेज बुखार में तड़पेगी और मैं मेहमान बनकर बरामदे की सुंदर कुर्सी पर बैठी रहूंगी, ये शोभा नहीं देता। कविता इस बड़े घर की बहू जरूर हो सकती है, लेकिन वो तो मेरी अपनी सगी लाडली बेटी जैसी है। उसके अलावा भी इस बड़े परिवार में काम करने वाले और भी बहुत से लोग हैं। पूजा, तुमने मेरे हाथ से इस तरह अचानक चूल्हे का पलटा क्यों छीन लिया?
मैं तो दोपहर का खाना अच्छे मन से पकाने आई थी। भाभी, तुम्हारा शरीर अभी भी तेज बुखार से कांप रहा है और तुम इस तपती दोपहर में रसोई के चूल्हे के इतने तेज धुएं के बीच आकर अकेली खड़ी हो गई। लेकिन पूजा, घर के बाकी सारे लोग खेतों में काम करने गए हैं। मैं अगर कमरे में बैठी रहूंगी तो खाना कौन पकाएगा? सब लोग पहले ही बैठकर अपना अपना खाना अच्छे से खाकर खत्म कर चुके हैं। भाभी, ये क्या बात कर रही हो पूजा? मेरे काम पर ना होने की वजह से कितनी असुविधा हुई होगी। हमारी इस हवेली का सारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है भाभी। तुम अगर बिस्तर पर आराम भी करोगी तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पूजा, बहू होकर मैं घर का कोई काम न करूं, ये सोचकर मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है। भाभी, पिछले दिनों इतनी मेहनत करने की वजह से ही आपकी तबीयत अचानक इतनी खराब हो गई। तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो पूजा। आप लोगों का इतना अपनापन देखकर मेरे अंदर की सारी कमजोरी खत्म हो गई। भाभी, अब कोई और बातचीत नहीं, जाइए कमरे में जाकर आराम कीजिए। माँ, तुम आज इतनी सुबह सुबह इस तरह हड़बड़ी में अपना थैला कंधे पर लेकर हमारी इस हवेली के आंगन में क्यों आकर खड़ी हो गई? तू तो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है, इसलिए आज मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। माँ, कुछ दिन और रुक जाती तो बहुत अच्छा लगता। तुझे मैंने अपनी आंखों से अच्छे से देख लिया कि तू इस परिवार में बहुत सुखी है बेटी। हाँ माँ, मैंने पिछले कुछ दिनों में अपनी बीमारी के दौरान इस परिवार के सभी लोगों का जो रूप देखा है, उसे मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। बेटी, अगर तूने किसी छोटे मोटे परिवार में शादी की होती तो तेरी बीमारी की हालत देखने वाला कोई तेरे पास खड़ा ना होता। तुमने बिल्कुल सच और बहुत जरूरी बात याद दिलाई है माँ। इस बड़े परिवार के हर सदस्य ने मुझे अपनी सगी बेटी की तरह लाड से संभाल कर रखा। बेटी, ऐसा परिवार बड़े भाग्य से मिलता है और तूने अपने गुणों की बदौलत इस परिवार को अपना बना लिया है। माँ, तुमको मेरे दिल के अंतःकरण से बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने इतने अच्छे से समझाकर मुझे इस बड़े घर में ब्याहा था। भाभी, तुम ये शादी की तैयारियां कितने अच्छे से कर रही हो। नहीं नहीं पूजा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी शादी की तैयारियां तो पूरा घर कर रहा है। जब तुम अपने घर जाओगी तो तुम्हें भी इसी तरह अपना घर संभालना होगा। लेकिन भाभी, इतनी बड़ी हवेली का कामकाज मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगी? तुम्हारा भी तो हमारे इस घर की तरह एक बहुत ही अच्छे और सम्मानित परिवार में ही ब्याह होने जा रहा है। हाँ भाभी, लेकिन हमारी इस हवेली के नियम कायदे और खुशियाँ जिस तरह आपने अकेले दम पर संभाल कर रखी हैं, वैसा कहीं और देखने को नहीं मिलता। घर संसार को कैसे अपनी बुद्धि और परम स्नेह के बंधन में समेट कर चलना होता है, ये तो मैंने अपनी सासू माँ से ही सीखा है। भाभी, मैं अपने मन के अंदर बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारा ये सुंदर आदर्श रूप अपनी आँखों से देखा है। तुम बहुत ही अच्छी और बेहद सरल दिल की लड़की हो पूजा। तुम्हें अपने नए ससुराल में बहुत प्यार मिलेगा, देख लेना। हाँ भाभी, आपकी ये बातें मैं हमेशा याद रखूंगी। कविता, तुम इस वक्त बरामदे के कोने में अकेली खड़ी होकर उधर रास्ते की तरफ देखकर क्या सोच रही हो? माँ, पूजा के चले जाने के बाद ये घर कितना सूना हो जाएगा ना। घर की लाडली बेटियों को तो एक ना एक दिन दूसरे घर जाना ही होता है। हाँ माँ, पूजा के चेहरे की मीठी मुस्कान देखकर सारी थकान दूर हो जाया करती थी। अब तुम ये चाबियों का गुच्छा संभालकर अपने आंचल में बांध लो। ये आप क्या कह रही हैं माँ? आप अचानक इस हवेली की सारी तिजोरियों और अनाज के भंडार की चाबियां मेरे हाथ में क्यों थमा रही हैं? बहुत संभाल ली घर की जिम्मेदारियां, अब ये जिम्मेदारियां मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। आप तो अभी भी अच्छे से सब कुछ संभाल रही हैं, फिर मुझे ये चाबियों का गुच्छा देने की क्या जरूरत? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं कविता,
मैंने अपनी आंखों से अच्छे से देखा है। तुम अपनी बुद्धि और गुणों के बल पर इस बड़े परिवार को कितने सुंदर तरीके से संभाल कर रखती हो। आप जब अपने मुंह से ऐसा लाड भरा आदेश दे रही हैं माँ, तो मैं अब ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। इस चाबी के गुच्छे को सहर्ष अपने सिर माथे लेती हूँ। अरे दामाद जी, कविता, तुम दोनों इतनी सुबह सुबह मेरे इस छोटे से आंगन में कैसे आए रे? माँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। उधर के बड़े घर की पूजा की शादी के सारे उत्सव खत्म करके आज कविता के साथ आपके पास भाग कर आया हूँ। माँ, अब उस बड़े घर में रहने की और वहाँ के कामों की आदत मुझे बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। तू अब इस बरामदे में बिछी हुई पीढ़ी पर थोड़ी देर शांत होकर बैठ दो। मैं रसोई से तुम दोनों के लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। तुम अब रसोई के काले धुएं और आग के पास नहीं जाओगी। आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे इस घर का सारा काम कर दूंगी। अरे, तू बड़े घर की बहू होकर आज मेरे इस छोटे से घर में आकर चूल्हा फूंकने बैठेगी तो ये कैसा लगेगा? आप ही बताइए ना दामाद जी। माँ, कविता बिल्कुल सही बात कह रही है। वो हमेशा उधर बड़े घर में भी अपनी सासू माँ की सारी सेवा और देखभाल अपने जिम्मे ले रखती है। हाँ माँ, आज क्यों ना मैं अपनी इस जन्म देने वाली माँ को भी लाड से अपने सिर माथे रखूं और अपने हाथों से पकाकर तुम्हारी सेवा करूं। तेरी जुबान से इतनी प्यारी और ममता भरी बातें सुनकर मेरे इस बूढ़े सीने के अंदर का सारा पुराना दर्द एक ही पल में बिल्कुल साफ हो गया।